गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर, खेतों में दरारें पड़ गई। हरिया अपने टूटे हुए छप्पर के नीचे बैठा है। पास में उसकी पत्नी सुशीला बैठी है। इतने में उसका पुराना दोस्त बिरजू आता है और कहता है, अरे हरिया, क्या हाल है? खेत में पानी दिया या अभी भी आसमान की ओर ताक रहा है? क्या बताऊं बिरजू, 2 महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। कुएं का पानी भी सूख गया और अब तो फसल के भी लाले पड़े हैं। अरे रामलाल के कुएं से पानी क्यों नहीं ले लेता? उसके पास तो इतना बड़ा कुआं है। लेकिन क्या रामलाल बाबू इतनी आसानी से पानी देंगे? वो बिना मतलब के किसी को एक घुट पानी नहीं देते। बिरजू भाई, आप ही समझाइए। अगर खेत सूखा रहा तो बच्चों के पेट में एक दाना तक न जाएगा। मत करो हरिया, चलो हम लोग रामलाल के पास चलते हैं। चलो मैं देखता हूँ कैसे वह हमारी बात नहीं मानता है। ठीक है, चलते हैं रामलाल की हवेली पर। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हम वहां जाकर कहेंगे क्या? क्योंकि अगर हमने कहा कि हमें उसके कुएं से पानी चाहिए तो वो साफ मना कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सीधा चलकर यही कहेंगे। अगर जमींदार मना कर देता है तो वह बात की बात। पहले हमें उसके पास चलकर देखना चाहिए, शायद वह मान जाए। हरिया और बिरजू दोनों हिम्मत करके जमींदार रामलाल की हवेली पर पहुंचते हैं। रामलाल अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। अरे हरिया, बड़े दिनों बाद याद आई। क्या काम है? क्योंकि बिना काम के तो यहाँ आया नहीं होगा। बता, क्या काम है? रामलाल बाबू, कुएं में पानी खत्म हो गया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा पानी दे दीजिए। हमारे खेत सूख रहे हैं और गांव में पीने के पानी की कमी हो रही है। पानी चाहिए? मुफ्त में नहीं मिलेगा, बदले में कुछ देना होगा। हरिया तो पहले से ही कर्ज में डूबा है। कर्ज लिए हुए पैसों का उसने बीज और खाद खरीद लिया है और उसे खेतों में बो दिया है। वह आपको क्या ही दे सकता है? तो अपना खेत गिरवी रख दो, फिर जितना पानी चाहिए ले जाना। बाबू, वो तो हमारी रोजी रोटी है। अगर खेत चला गया तो हमारा क्या होगा? हमारी कमाई का यही एकमात्र जरिया है। मेरी शर्त यही है, मानो तो ठीक, वरना जाओ। मैं अपने कुएं से पानी निकालने नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। हरिया और बिरजू निराश होकर वहां से लौट जाते हैं और गांव की चौपाल में जाकर बैठ जाते हैं। इतने में गांव के मुखिया गोपीचंद वहां आकर रुकते हैं। क्या बात है हरिया, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तुम तो हमेशा खुश रहते थे, फिर आज इतनी उदासी क्यों? मुखिया जी, रामलाल बाबू ने कुएं से पानी देने के बदले मेरा खेत मांगा है। मैं तो पहले से ही कर्ज लेके खेती कर रहा हूँ। अगर खेत उसको गिरवी रख दिया तो मेरी कमाई कहाँ से होगी? रामलाल का तो यही हाल है, लेकिन एक रास्ता है। अगर गांव के किसान मिलकर आवाज उठाएं तो शायद वो झुक जाए। सच कहा। हम सब साथ होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और सब लोग साथ में कहेंगे तो उसे पानी मजबूरन जरूर देना होगा। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है। सभी किसान इकट्ठा होते हैं। रामलाल को भी बुलाया जाता है। रामलाल बाबू, ये कैसा अन्याय है? पूरा गांव प्यासा है और आप कुएं का पानी रोक कर बैठे हैं। माना कि कुआं आपका है, पर पानी पर तो सबका हक होता है। मेरा कुआं है, मेरी मर्जी। जो मेरे खिलाफ जाएगा वो भूखा मरेगा। यह कुआं मेरे बाप दादा के जमाने से हमारे खानदान का है और इस कुएं से सिर्फ हमारे खानदान के लोग ही पानी भरते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कुएं से पानी चाहिए तो सभी किसानों को पानी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बाबू, क्या आप भूल गए हैं कि यही किसान आपके खेतों में खून पसीना बहाते हैं? अगर हम सब साथ छोड़ दें तो आपकी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी। ठीक है,
हर किसान अपनी बारी से पानी ले सकता है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें रहेंगी जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सभी लोग पानी भर लो। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अफवाह फैलती है, जो किसान कुएं से पानी लेगा उसे अपनी फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देना होगा। ये बात सुनते ही बिरजू हरिया के घर जाता है। यह सरासर अन्याय है। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कुछ करना ही होगा। रामलाल शर्त के नाम पर हमारी मेहनत का आधा हिस्सा मांग रहा है। मगर बिरजू, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें रामलाल की शर्त मान लेनी चाहिए, ताकि आधी फसल तो हमें मिल सके। इस बार हार मत मानो। जब हम एक थे तो रामलाल भी झुक गया, और जब सभी लोग वहां इकट्ठा थे तब रामलाल ने अपनी शर्त किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो जानता था हम सभी लोग साथ में हैं और उसकी शर्त कभी नहीं मानेंगे। गांव में एक बड़ी सभा होती है। सभी किसान मिलकर निर्णय लेते हैं वे रामलाल की शर्तें नहीं मानेंगे। अब और अन्याय नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और रामलाल से पानी लेकर रहेंगे। सही कहा। अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई हमारा हक नहीं छीन सकता। तभी वहां जमींदार रामलाल अपने कारिंदों के साथ किसानों को डराने के लिए आ जाता है, लेकिन किसान डट कर खड़े रहते हैं। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। अब मैं किसी को भी पानी नहीं दूंगा। जो भी मेरी शर्त मानेगा सिर्फ उसे पानी मिलेगा, और जो शर्त नहीं मानेगा उसे पानी नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो। रामलाल बाबू, अब हम और अन्याय नहीं सहेंगे। पानी पर किसी एक का नहीं, सबका हक होता है, और हमें हमारे हक का चाहिए, और इसके लिए तुम हमारी आधी फसल नहीं ले सकते। किसान मिलकर विरोध करते हैं। रामलाल की ताकत टूटने लगती है। सरकार तक मामला पहुंचता है और फैसला किसानों के पक्ष में ही आता है। रामलाल की जमींदारी समाप्त हो जाती है। देखा हरिया, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारे खेतों में पानी देने के लिए कोई नहीं रोकेगा। हाँ बिरजू, जब हम एक हो जाते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। गांव में किसानों की जीत के बाद कुछ महीनों तक शांति बनी रही, लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने किसानों से बदला लेने की योजना बनाई। एक दिन मुखिया गोपीचंद के पास एक सरकारी अफसर का पत्र आया। तब मुखिया ने सभी किसानों को बुलाया। ये क्या? सरकार ने हमारे खेतों के पास से गुजरने वाली जमीन को बेचने का आदेश दे दिया। क्या? लेकिन वो जमीन तो हमारे गांव के रास्ते का हिस्सा है। अगर वो बिक गई तो हम अपने खेतों तक कैसे पहुंचेंगे? जरूर जरूर ये रामलाल की ही साजिश होगी। वो हमें फिर से अपने जाल में फंसाना चाहता है। इस रामलाल ने ही जमीन को खरीदने की इच्छा जाहिर की होगी, तभी तभी सरकार ने उसे बेचने का फैसला लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर रामलाल ने ही सब कुछ किया है तो वह पूरी तैयारी के साथ यह सब करेगा। इसलिए हमें पहले पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर वो जमीन बिक गई तो हमारे खेत बंजर हो जाएंगे। हमें समय रहते हुए कुछ करना होगा, क्योंकि उस जमीन के ना होने से हम अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब हम खेतों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो खेती कैसे करेंगे? लेकिन हम करेंगे क्या? सरकार से लड़ना आसान नहीं है, और सरकार हमारी बातें क्यों ही सुनेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम सरकार तक अपने सवाल कैसे पहुंचाएंगे, अपनी बातें कैसे पहुंचाएंगे? हमें मिलकर गांव की ओर से एक अर्जी सरकार को भेजनी होगी। अगर सभी किसान हस्ताक्षर करेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी। हम औरतें भी पीछे नहीं हटेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ेंगे। अगले दिन गोपीचंद हरिया और बिरजू गांव के किसानों के हस्ताक्षर के साथ जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां अफसर साहब से मुलाकात होती है। यह सरकारी आदेश है, इसे बदला नहीं जा सकता। फालतू में मेरा समय बर्बाद मत करो। चलो चलो निकलो यहाँ से।
लेकिन साहब, अगर ये जमीन बिक गई तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हम अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। हमारी मांग है कि उस आदेश को रद्द किया जाए। तुम जैसे गरीब किसान सरकार के फैसले नहीं बदल सकते। जाओ जाओ, अपने काम से काम रखो। अफसर की बात सुनकर सभी लोग वहां से निराश होकर लौट आते हैं। शाम के समय हरिया, बिरजू, सुशीला और गोपीचंद एक नई योजना बनाते हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम सब अपने खेतों को छोड़ने की बजाय विरोध करेंगे। हम सब लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे, जिससे सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। सही कहा, हम धरना देंगे। जब तक हमारी बात मानी नहीं जाती, हम शांत नहीं बैठेंगे। अगले ही दिन पूरा गांव धरने पर बैठ जाता है। जब तक हमारी जमीन सुरक्षित नहीं होती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये लोग ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, भूख इन्हें तोड़ देगी। लेकिन गांव वाले डटे रहते हैं। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। हमने तुम्हारी अर्जी की दोबारा समीक्षा की। हमने यह पाया कि वह जमीन असल में किसानों की है और वह जमीन सरकार रोड बनवाएगी ताकि सभी किसान आसानी से अपने खेतों तक पहुंच सके। और सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। तुम्हारी जमीन सुरक्षित है। देखो बिरजू, हमारी एकता ने फिर से जीत दिलाई। जब तक हम एक हैं, कोई हमारी मेहनत का हक नहीं छीन सकता। रामलाल चुपचाप हार मानकर अपनी हवेली में चला जाता है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। किसान अपने खेतों में काम करते हैं और इस प्रकार से लालची रामलाल को अंत में हार माननी ही पड़ती है। बिरजू और हरिया ने मिलकर न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का भला किया।